हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस क्लासेस। और मैं विपुल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं बच्चों। तो आज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्लास लेकर के आए हैं और आज हमारा जो पार्ट है वो पार्ट 8 है, ठीक है ना। और एमसीक्यू चल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको 10 पार्ट की सीरीज दे रहा हूँ ये, और 10 पार्ट के अंदर लगभग 150 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे हैं। तो भाई ये क्लियर कर लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी क्लास को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है ना। आइए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ ये रहा। क्या है बच्चों पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। जैसे कि फर्स्ट दिया उसने, क्या है पढ़ते हैं। अंश आवेदन खाता एक व्यक्तिगत खाता है। अपहरित अंशों के पुनर्निगमन पर कटौती 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सी, अधिकार निर्गम अथवा अधिकार अंशों का आशय विद्यमान अंशधारियों को प्रस्तावित किए गए अंशों से है। उसके बाद डी आता है, कंपनी के संचालकों को अंशों के हरण को रद्द करने का अधिकार होता है। बताइएगा कौन सा कथन असत्य है, बताइएगा फटाफट। देखो मैं बता दूं आपको, अंश आवेदन खाता यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एक व्यक्तिगत खाता है, ये तो बिल्कुल सही है भाई, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद अपहरित अंशों के पुनर्गमन पर कटौती 10% से अधिक नहीं होती, ये यही गलत है। यही गलत है कि 10% से अधिक नहीं होती, ठीक है ना। बाकी अधिकार निर्गम अथवा अधिकार अंशों का आशय विद्यमान अंशधारियों को प्रस्तावित किए गए अंशों से होता है, ये बिल्कुल सही है। और कंपनी के संचालकों को अंशों के हरण संचालकों को अंशों के हरण को रद्द करने का अधिकार होता है, नहीं इनको नहीं होता, ठीक है। तो ये बात भी सही है, मतलब है ना, मतलब अधिकार होता है, मतलब इनको ही होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो भाई ये इसका जो आंसर बना राइट, वो क्या बना? राइट आंसर है आपका बी। राइट आंसर क्या है बच्चों? बी। अगला क्वेश्चन भी चलते हैं आपको लेकर के, क्वेश्चन नंबर 62। क्या कहता है, एक अंशधारी कंपनी द्वारा कंपनी को स्वेच्छा से अंश रद्द करने के लिए वापस कर देना क्या कहलाता है? अंशों का हरण, अंशों का रद्द करना, अंशों का समर्पण, या फिर अंशों का दान। बताइएगा, गैस कीजिए आप लोग, देन फिर फाइनल आंसर मैं बताता हूँ, बताइएगा। फॉरफिटेड ऑफ शेयर, कैंसिलेशन ऑफ शेयर, सरेंडर ऑफ शेयर, या फिर डोनेशन ऑफ शेयर। तो बच्चों इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा सरेंडर करना, क्योंकि ऐसे में क्या करता है अंशधारी, क्या कर रहा है खुद। स्वेच्छा का मतलब होता है बच्चों अपनी इच्छा से। वो क्या कर रहा है? अपनी इच्छा से अंश को वापस कर रहा है। तो अपनी इच्छा का मतलब क्या हो गया? वो अपने आप को सरेंडर कर रहा है, समर्पण कर रहा है, ठीक है ना। चलिएगा आइएगा 63 पढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है? ये भी ये कहता है इनमें से कौन सा कथन असत्य है, बताइएगा। पहला पढ़ते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं, क्या है? आइएगा, अग्रिम याचनाएं दत्त पूंजी का भाग होती हैं, यानी कि कॉल्स इन एडवांस फॉर्म पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल। बी क्या कहता है? अंशों के पुनर्निर्गमन पर लाभ पूंजीगत संचिति में हस्तांतरित किया जाता है। सी, अभिदान सूची इसके खुलने के बाद कम से कम 3 दिन खुला रहना आवश्यक है। या फिर डी, अभिदान सूची प्रविवरण के प्रथम प्रकाशन की तिथि के पश्चात 5वें दिन के प्रारंभ में पूर्व खुली नहीं मानी जाती। बताइएगा, गैस कीजिए आप लोग। इंग्लिश में पढ़ूं? कॉल्स इन एडवांस फ्रॉम पार्टी पेड अप कैपिटल। मैं तो आपको बताऊं रियलिटी क्या है। कॉल्स इन एडवांस जो होता है वो पेड अप कैपिटल का पार्ट है। तो यही कथन क्या है? गलत है। ये पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं होता, कॉल्स इन एडवांस जो होता है, ठीक है ना। कॉल्स इन एडवांस जो है ये आपका जो पार्ट आता है वो आपका इशूड एंड शेयर कैपिटल में आता है, बट ऑथराइज कैपिटल के अंदर इसको हमारी हेडिंग्स होती हैं, है ना। तो कॉल्स इन एडवांस अलग से शो करते हैं, कॉल्स इन एडवांस किसी के अंदर नहीं आता इनमें से। शो हम आपको बताइए बैलेंस शीट के अंदर करते हैं, ठीक है ना, लेकिन अलग से लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस, ठीक है ना। तो ये पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं है। बाकी प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर इज ट्रांसफर टू कैपिटल, बिल्कुल ठीक है भाई। करते हैं प्रॉफिट को, कहाँ करते हैं? री इशू वाला को कैपिटल रिजर्व के अंदर, तो ये सही है।
और ये क्या है, ये भी सही है, द सब्सक्रिप्शन लिस्ट मस्ट रिमेन ओपन फॉर एटलीस्ट 3 days आफ्टर द ओपनिंग फॉर सब्सक्रिप्शन लिस्ट, ये भी बिल्कुल सही है। और ये भी सही है, द सब्सक्रिप्शन लिस्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड ओपन प्रायर टू द बिगनिंग फॉर द 5th डे। ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 64। ये भी ये कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये कहता है सत्य है। पढ़िएगा आप लोग, फिर इसका फाइनल आंसर हम बताएंगे आपको। एक एक को पढ़ते हैं। क्या दिया है, पहला दिया इसने, चिट्ठे में समता अंशों का सममूल्य पृथक से सचित करना आवश्यक है क्योंकि यह जब प्रथम बार निर्गमित किया गया था उस समय के बाजार मूल्य पर प्रतिनिधित्व करता है। बी, सममूल्य से अधिक पर समता अंशों के निर्गमन से होने वाले लाभ को आय विवरण में दिखलाया जाता है। उसके बाद सी, समता अंशधारी दीर्घ अवधि के लेनदारों की तुलना उच्च विनियोगों में जोखिम वहन करते हैं। या फिर डी, कंपनियों द्वारा अपरिवर्तनीय ऋण पत्र नहीं निर्गमित किए जा सकते। फाइनल आंसर बताइए, देन मैं बताता हूँ। इसका फाइनल आंसर बनेगा बच्चों सी। क्या बनेगा, सी। यानी कि समता अंशधारी जो होते हैं दीर्घ अवधि के लेनदारों की तुलना उच्च विनियोग जोखिम वहन करते हैं। ठीक है ना, ये सत्य है, बाकी सब असत्य है। ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, और ये भी असत्य है। आगे चलते हैं। 65, कौन सा कथन असत्य है। क्या कहते हैं, पहले अग्रिम याचनाओं पर ब्याज अग्रिम प्राप्त होने की तिथि से संबंध याचना की तिथि तक भुगतान किया जाता है। बी, अग्रिम याचनाओं पर ब्याज प्रविवरण में घोषित दर पर भुगतान किया जा सकता है। सी, अग्रिम याचनाओं पर ब्याज अधिकतम 12% प्रति वर्ष की दर से भुगतान किया जाता है। या फिर डी, अग्रिम याचनाओं पर ब्याज का भुगतान कंपनी के विवेक पर होता है। बताइएगा। तो बच्चों फाइनल आंसर बनेगा यही, अग्रिम याचनाएं जो होती हैं उनका ब्याज का भुगतान कंपनी के विवेक पर होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, यदि अपहरित अंश जो मूल रूप से सममूल्य पर निर्गमित किए गए थे प्रीमियम पर पुनर्निर्गमित किए जाते हैं तो ऐसे प्रीमियम की राशि को क्रेडिट की जाती है अंशरण खाता, प्रतिभूति प्रीमियम खाता, पूंजी संचय खाता, या फिर डी, अंशों के निर्गमन पर कटौती खाता। तो भाई बच्चों सिंपल सी बात है, जब शेयर को इशू किया, भले ही हमने सममूल्य पर कर रखा है, और जब हम उसको रीइशू कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो वो हमारा प्रतिभूति प्रीमियम कहलाएगा। समझ गए ना। अंशरण खाता डिस्काउंट में आता है, पूंजी संचय खाते में प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, और अंशों के निगम में कटौती को आपको पता ही है, डिस्काउंट ऑन इशू शेयर बोलते हैं, इसका तो नाम ही नहीं चाहिए कहीं भी। 67 क्या कहता है, अग्रिम याचनाओं पर ब्याज अग्रिम याचनाओं पर ब्याज डैश की अवधि के लिए भुगतान किया जाता है। बताइएगा क्या कह रहा है। नंबर 1, आवेदन धनराशि की प्राप्ति की तिथि से आवंटन की तिथि तक। बी, आवंटन धनराशि की प्राप्ति की तिथि से नियोजन की तिथि तक। या फिर सी, अग्रिम धनराशि की प्राप्ति की तिथि से नियोजन की तिथि तक। या फिर डी, नियोजन की तिथि से लाभांश भुगतान की तिथि तक। क्या बनेगा बच्चों, फाइनेंस बनेगा ये, अग्रिम धनराशि की प्राप्ति की तिथि से नियोजक तिथि तक। समझ गए ना, यानी कि रिसिप्ट्स इन एडवांस मनी से लेकर के डेट ऑफ एप्रोप्रिएशन। ठीक है। आइए 68 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछ रहा है, गलत कौन सा है। अपहृत अंशों को प्रीमियम पर नहीं निर्गमित किया जाना चाहिए। अंशों के हरण पर प्रतिभूति प्रीमियम खाता प्राप्त प्रीमियम की राशि से डेबिट नहीं किया जाता है। उसके बाद जब तक कुछ शर्तें पूरी नहीं की जाती अंशों को कटौती पर नहीं निर्गमित किया जा सकता। या फिर डी, अंश प्रीमियम को पूंजी संचय में नहीं हस्तांतरित किया जाता है। बताइएगा, फाइनल आंसर बताइएगा बच्चों। बच्चों आपने अगर ध्यान से सुना हो, मैंने पहली लाइन क्या बोली थी, अपहरित अंशों को प्रीमियम पर नहीं निर्गमित किया जाना चाहिए, यही गलत है। आप ही बताओ, हमारी मर्जी है, हमने शेयर, हमारे पास शेयर है, हम उसे प्रीमियम पे करें, हम उसे डिस्काउंट पे करें, ये कोई बात थोड़ा ही है।
तो यही कथन असत्य है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर बनेगा हमारा ए। 69 क्या कहता है? 69 क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रीमियम की अधिकतम दर जिस पर अंश निर्गमित किए जाते हैं, 10%, 15%, 20% या फिर कोई सीमा नहीं। तो बच्चों 10% से अधिक पर प्रीमियम की जो अधिकतम दर है वो 10% होती है, ठीक है। एक निजी कंपनी में कम से कम, अरे भाई बहुत बार आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे आसान भी है। बताइएगा, निजी कंपनी में कम से कम 2 होते हैं, 7 होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं? बताइएगा। देन फिर फाइनल आंसर की बात करेंगे आप लोगों से। 70। बताइएगा, फाइनल आंसर बनेगा इसका ए। निजी कंपनी में कम से कम कितने होते हैं? 2 सदस्य, ठीक है। एक मिनट बच्चों, ये जो 69 है ना, ये मिस्टेक हो गया, आप लोग सही कह रहे हो। 69 का जो बनेगा वो डी बनेगा, इसकी कोई सीमा नहीं होती, ठीक है ना, ये गलत है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक निजी कंपनी में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? ध्यान से बोलो, निजी कंपनी में अधिकतम 7 होते हैं, 50 होते हैं, 200 होते हैं या सीमित होते हैं? तो बच्चों मैं आपको बता दूं 200 होते हैं। कितने होते हैं? 200 होते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 72। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम संख्या। बच्चों इस बात का ध्यान रखना है आपको, सार्वजनिक कंपनी में जो कम से कम होते हैं, कम से कम होते हैं 7, और अधिक से अधिक असीमित, यानी कि इसके लिए कोई सीमा नहीं होती। तो फाइनल बनेगा इसका डी, ठीक है। ध्यान रखना, निजी कंपनी में कम से कम 2, अधिक से अधिक 200, ठीक है। 73, अरे आगे लो। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम, अभी बताए न्यूनतम कितने होते हैं सार्वजनिक कंपनी में? न्यूनतम 7, ठीक है। फाइनल आंसर बनेगा 7। 74 क्या कहता है? 74 कहता है बच्चों, एक कंपनी ने 5000 अंशों के अभिदान के लिए आवेदन आमंत्रित किया। चलिएगा, लेकिन आवेदन जो है वो 6000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुआ। अंशों का आनुपातिक आधार पर आवंटन किया किया जाना था। यदि श्याम ने 180 अंशों के लिए आवेदन किया गया है, तो उसे कितने अंश आवंटित किए जाएंगे? तो देखो, आप एक चीज जज करो। देखो 5000 शेयर एप्लीकेशन जो है वो 5000 की है, लेकिन जो रिसीव हुई वो 6000 शेयर की हुई। कितने की हुई? 6000 की। मतलब हमने सिर्फ 6 पब्लिक में इशू किए थे 5000, रिसीव हुए 6000। तो अगर 5000 वालों को 6000 दिए हैं, 5000 वालों को 6000 दिए हैं, तो मतलब सॉरी, मैं मिस्टेक हो रही है, 6000 अंश मांगने वालों को 5000 अंश दिए हैं। तो यदि श्याम ने 180 अंशों के लिए आवेदन किया है, तो उसे कितने अंश को आवंटित किए जाएंगे? तो उसे कितने अंश प्राप्त आवंटित किए जाएंगे? तो देखो, 6, यहाँ पे लिख लो ऐसे करके, 6000 अप्लाई किए तो मिले कितने? 5000। अगर एक अप्लाई करोगे तो मिलेंगे 5000 बटे 6000। और अगर आपने 180 शेयर अप्लाई की, इस तरीके से निकालना है, आप कभी भी निकालें, तो 5000 बटे 6000 गुना 180, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप सब लोग, 1 2 3, 1 2 3, 6 तिया 18, 30 पंजे 150। तो भाई उसने 150 शेयर मिले उसे, तो इसका आंसर बनेगा सी, ठीक है। इस तरीके से देख लो आप लोग, है ना, दिख रहा है आप सबको? ये देखो ध्यान से, ठीक है। 5000 शेयर अप्लाई किए, मतलब 5000 शेयर थे तो 6000 रिसीव हुए,
तो यहाँ पे इस तरीके से आप कंडीशन बना के लिख दो। अगर अप्लाई 6000 थे तो मिलेंगे 5000, अगर एक अप्लाई किया तो मिलेंगे 5000/6000, और अगर 180 अप्लाई किए तो 5000/6000 गुना 180, फाइनल आंसर बनेगा 150। ओके, 75 आज का लास्ट क्वेश्चन। ऊपर वाले प्रश्न को देखते हुए श्याम को 350 अंश आवंटित किए गए तो उसने कितने अंशों के लिए आवेदन किया? आप ही बताइए इसको। मैं बता देता हूँ आपको। 350 अंश आवंटित किए गए, यहाँ पे वही लिख लो। आपने इशू किए, चलिए आप लोग भी निकालिए, मैं भी निकालता हूँ। आपने इशू किए पब्लिक में 5000, लेकिन रिसीव जो हुए आपको वो हुए 6000। अब वो कह रहा है शाम को 350 अंश मिले तो उसने अप्लाई कितने किए होंगे? तो आप लिख दो ऐसे करके कि भाई, ऐसे लिख दो कि 6000 अगर हमने अप्लाई किए, नहीं ऐसे करके लिखो। एक मिनट, एक मिनट, आप भी निकालो, आप भी निकालो। ऐसे करके निकालो। हमें क्या निकालना है? अप्लाई। तो यहाँ पे लिखो अगर 5000 अंश अलॉट हुए देन मिले कितने? अप्लाई कितने किए थे? अप्लाई कितने किए थे? 6000। अगर एक अंश अप्लाई किया तो मिलेंगे कितने? 6000/5000। और अगर 350 शेयर अप्लाई किए, अलॉट हुए, तो अप्लाई कितने होंगे? 6000/5000 गुना 350। कर दो इसको सॉल्व। 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई। 5 से काटा था, 5 7 35, 5 0 0, 6 गुना 70, 7 छंग 42, 420 शेयर अप्लाई किए थे भाई। 420 सी इसका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को? तो भाई ये क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण थे आप लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट भी थे। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हमें पेपर में मिलते हैं और हमें मिलेंगे। ठीक है ना, तो भाई आज के 15 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है ना, और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देखें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथ में। ठीक है ना, क्योंकि अगले 15 क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और मैं गारंटी लूंगा 2022 के एग्जाम जो होने वाले हैं आपके मार्च या अप्रैल में, मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो आपको इनमें से 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई क्वेरीज रखना चाहते हैं, वो लोग मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।